हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग घटना चक्र सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, केंद्र राज्य संबंध। देखिए, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ का एग्जाम देना है तो घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पास होना है तो ये देखिए, इसको पढ़िए। चलिए हम लोग चलते हैं, नोट्स पढ़ते हैं इसके। विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 245 एक के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। 246 अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों संघ राज्य समवर्ती के संविधान को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। संविधान 101वां संशोधन में 2016 के अतः स्थापित नए अनुच्छेद 246 के क के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में विधियाँ बनाने की शक्ति दी गई हैं। साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियाँ बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया हो तब। इधर देखते हैं हम लोग वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 एक के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना करेगी और 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 क में अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी उपबंध हैं। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन 101वां अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 279 क के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 280 क के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। कथन 1 है संविधान के प्रावधानों से, कथन 2 है नियोजन की प्रक्रिया से, कथन 3 है राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, कथन 4 है हुक चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो इस प्रकार चारों सही है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के यंत्र विन्यास पर। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये सभी चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। 4 कथन दिए गए हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो देखिए संघीय राज्य व्यवस्था में ये सभी चारों सही हैं, तो इस प्रकार हो जाएंगे ऑप्शन 1 ए। क्वेश्चन नंबर 4 है,
केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो यह कहा गया योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर सी है, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 11 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो यह ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो यह ऑप्शन नंबर ए 7वीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो ये ऑप्शन बी है 7वीं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो यह ऑप्शन सी है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निसन्निहित है? तो ये होती हैं संसद में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को तो संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो ये है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ये ऑप्शन डी है, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा? तो यह ऑप्शन सी है, 1 वर्ष से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 263 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है? तो ये ऑप्शन ए है, संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानोत्तर और विधित्तर संस्थाएं हैं? तो ये हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन। ऑप्शन 1 और 2। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? तो संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। यही गलत है। बाकी देखिए और तीनों लक्षण इसके हैं, जैसे कि ऑप्शन बी में है, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के मध्य गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। सही है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। तो ये भी सही है। चौथा है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार एक गलत है, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। कथन 2 है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। 1 और 2। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन सी 8 अगस्त 1995 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 में है। तो सही है। दूसरा है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। सही है। तीसरा है, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970
तो ये 1970 नहीं बल्कि 1956 है। और डी है राष्ट्रीय जल नीति 1987, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो ये ऑप्शन सी है, डॉक्टर एस आरसेन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो ऑप्शन ये ई है, एक है या एक से अधिक है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न का की व्याख्या देखें। बिहार लोक सेवा आयोग इसका द्वारा डी मानना है। डी में क्या है? डी में है 1987। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है? तो ये है केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक संबंधों से, ऑप्शन डी। कथन और कारण है। कथन है, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया? तो ऑप्शन बी है, सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन डी है, सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्वेश्चन नंबर 35 है, कथन और कारण। कथन है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसे बताना है तो कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिर से वही क्वेश्चन ऐसे ही कथन और कारण वाला है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, क्योंकि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसमें बताना है कौन सही है? तो दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों सही है और आर ए की सही की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन सी है, भाग 12। देखिए भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 11 में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी प्रशासनिक संबंध, 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और बाद, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो ये है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो ऑप्शन सी है, 270। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क है। तो पहला कथन है, राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, नहीं। दूसरा है, स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं है। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं यथा संघ सूची की प्रविष्टि 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क उन्हें संघ द्वारा लगाया या उद्ग्रहित किया जाता है किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर, तो कथन है संघ द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा है राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो ऑप्शन एक है, ए है, केवल एक संघ द्वारा लगाए जाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भू राजस्व, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो ऑप्शन बी होगा, नहीं।
क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य सरकारों को कृषि आय कर को कौन समनुदेशित करता है? तो यह करता है ऑप्शन डी, भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो ऑप्शन डी है व्यापार, व्यवसाय एवं वित्तीय कर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन बी है 301। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। तो देखिए इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आपात उपबंध। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर करा दिए गए हैं पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। इसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी और पीसीएस में। तो इसको वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।